So, good morning, all. Today we start the internal energy. Okay, and what is internal energy? Before discussing this, we have already discussed the topic that energy, what is energy, and what are the major different forms of energy. और हमने यहाँ पर ये बहुत अच्छे डिस्कस कर लिया था कि ये जो इंटरनल एनर्जी है ये अपनी टोटल एनर्जी में कैलकुलेशन में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब मैंने कहा था कि बाकी पार्ट्स को अगर हम एब्सेंस मान लें, इग्नोर कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के अलावा जो थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलती है दैट इज इंटरनल एनर्जी। ठीक है। और ये जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो किलो जूल में आपको मिल रही है। अगर हम इसको पर यूनिट मास की बात करें तो ये इंटेंसिव बन जाएगी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। स्पेसिफिक एनर्जी विल बी, so specific total energy will be equal to specific internal energy plus specific kinetic energy plus specific potential energy, and the unit of this will be kilojoule per kilogram. All right. So these topics we have already covered in our previous meetings. So today we discuss about the internal energy. So that is denoted by IE. So this is the sum total of kinetic energy of all the individual atoms or molecules of the system. ये क्या है एक्चुअली कि जो अगर हम सारे इंडिविजुअल एटम्स का अगर हम सम कर दें, ओके, उनकी काइनेटिक एनर्जी या जो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो दिस इज एक्चुअली डिनोटेड एज द इंटरनल एनर्जी. So the energy is manifested in the translation, rotation, vibration, movements of the molecules as well as in the bond energy between the molecules. अब आप कहोगे कि सर अगर काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन हम यहीं पर कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी के केस में, तो फिर हम काइनेटिक एनर्जी को अलग से क्यों लिख रहे हैं? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका रीज़न ये है कि हम यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बात कर रहे हैं इंडिविजुअल एटम्स की। जैसे कि मान लीजिए एक हॉट एयर बलून है। हॉट एयर बलून देखा होगा, कोई मूवीज वगैरह में देखा हो कि एक गुब्बारा होता है बहुत बड़ा जिसमें गर्म हवा को फिल कर देते हैं। नीचे एक बकेट टाइप का लगा होता है जिसमें दो तीन आदमी खड़े हो सकते हैं, और वो एक हीटर वगैरह का अरेंजमेंट होता था कि हवा को गर्म करते रहें। और वो हॉट एयर बलून लिफ्ट्स और मूव्स अप इन द एयर बिकॉज ऑफ द लेसर डेंसिटी ऑफ द हॉट एयर। ओके। और इसकी वजह से ऊपर की ओर मुड़ता रहता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे जब हीटिंग की जा रही है तो यहाँ पर नो डाउट पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, तो वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यहाँ पर जो आप मॉलिक्यूल्स की बात करें, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की इसका मोशन जो है वो इधर हुआ बिकॉज ऑफ द एनर्जी गेन फ्रॉम द एडजेसेंट पार्टिकल, और इसका मोशन इधर हुआ, ये दीवार से टकराया वगैरह वगैरह। तो ये जो डिस्कशन है ये आप टोटल काइनेटिक एनर्जी में नहीं करते हैं, जबकि ये वाला डिस्कशन हमें इंटरनल एनर्जी के डिस्कशन में या फिर कैलकुलेशन में करना होता है। दूसरी बात, यहाँ पर हम ट्रांसलेशनल एनर्जी की बात करें। ट्रांसलेशन मतलब यहाँ से यहाँ पर डायरेक्टली मूव करना, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन में मूव करना। ठीक है। रोटेशन आप सभी समझते हैं कि ये एक पार्टिकल है, इसका रोटेशन हो रहा है लाइक दैट। और वाइब्रेशन मूवमेंट की एक पार्टिकल है, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, प्लस एक्स माइनस एक्स में, प्लस वाई माइनस वाई में, लाइक दैट। तो ये जो वाइब्रेशनल मूवमेंट है वो भी तो इन सारी की कैलकुलेशन जो अब हम करते हैं वो इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेशन में करते हैं। दूसरी बात, इसके अलावा हम यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी की बात भी करते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड ऑल। ओके। सो इंटरनल एनर्जी कैन ऑलवेज बी मेजर्ड एज मेजर ऑफ इट्स टेम्परेचर अबव अ रेफरेंस टेम्परेचर। तो इस इंटरनल एनर्जी को हम कैसे मेजर करते हैं कि एक पर्टिकुलर रेफरेंस टेम्परेचर के ऊपर वाले टेम्परेचर के लिए हम हमेशा मेजर करते हैं। और यहाँ पर एक और आगे की लाइन लिखी है, इसको ढंग से समझो कि यूजुअली एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की हम बात करते हैं। और ये जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है ना, एक्चुअली अभी तक पाया नहीं गया है, आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। उसकी वैल्यू होती है 0 केल्विन। तो जो ये ओके है ना, ये एक्चुअली नॉट ओके है। तो 0 केल्विन को अब तक प्राप्त नहीं किया गया है, अचीव नहीं किया जा सका है। सो इट्स वैल्यू इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन आई ई, मतलब इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, एंड द फॉर्मूला इज सी वी डेल्टा टी। सी वी में सी वी क्या है भाई? ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आप कहोगे कि सर ये स्पेसिफिक हीट क्या होती है? तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज नोन एज दी स्पेसिफिक हीट। अगर ये प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गई। अगर ये प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया। ठीक है।
तो ये Cp और Cv अलग अलग होती है। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Cv डेल्टा टी। डेल्टा टी डिनोट्स द डिफरेंस इन टेम्परेचर। ऑलराइट, ओके, सो वेयर ये हमने पढ़ लिया। So since it is the heat quantity, it can be expressed as the either kilocalories in mks or in kilojoules in SI units. तो आपको ये पता कि किलो कैलोरी को जो है अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.187 किलो जूल्स. So it is the energy possessed by a body or system due to its molecular arrangement and motion of the molecules. ठीक है, तो ये जो इंटरनल एनर्जी है ये मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है जो कि वो रखते हैं अपने साथ में, है ना, पजेज बाय बॉडी। तो ये हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि जो उनका गुण धर्म है कि वो अपनी क्या क्या प्रॉपर्टी रखते हैं, तो उनमें सो एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ऑल राइट, so it is the sum of internal kinetic energy and internal potential energy of the molecules. तो ये किसका सम होती है? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है आपकी इंटरनल एनर्जी। इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग हीट टू और फ्रॉम द सब्सटेंस। हमें दिख रहा है यहाँ पर ये टेम्परेचर का फंक्शन है, डेफिनेटली फंक्शन। अगर हम सिस्टम में टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड बट चेंज इन आई कैन बी मेजर्ड व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम 1 to 2। तो अब जब ये 1 to 2 में जाता है तो डी यू मेजर कर सकते हैं U2 माइनस U1 की फॉर्म में, लेकिन किसी एक पॉइंट पर आप कहें कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू बताओ तो ये पॉसिबल नहीं है। सो एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, रिलेटिव वैल्यू इज डिफाइंड। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी टॉक अबाउट द हीट। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्चुअली अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो कुछ ज़्यादा ही बेसिक था। वो ये समझने के लिए रिक्वायर्ड था कि हम जब आगे पढ़ेंगे तो हमें कहीं पर कंफ्यूजन ना हो। लेकिन अब यहाँ पर ये थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक है अब कि हम हीट की बात कर रहे हैं। व्हाट इज हीट? सो हीट इज डिफाइंड एज द एनर्जी ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास अक्रॉस द बाउंड्री। हीट ट्रांसफर करने के लिए आपको मास ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। एनर्जी इन ट्रांजिशन इज नोन एज द हीट, ठीक है, ऑफ द सिस्टम ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। कभी भी अगर आपको कहीं पर हीट ट्रांसफर किसी सिस्टम में या किसी सिस्टम्स के बीच में देखने को मिल रहा है तो उसका वन और दी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है कि आपके सिस्टम में कोई ऐसे दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका अलग अलग टेम्परेचर है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अज्यूम कीजिए कि आपने गर्म तवा जिसके ऊपर अभी अभी रोटियां सेकी गई है, उस गर्म तवे के ऊपर आपने दो आइस क्यूब्स रख दिए हो। तो जब आपने आइस क्यूब दो रख दिए तो क्या होगा? ये जो गर्म तवा है डेफिनेटली गर्म है, मैंने कहा ही है। तो ये गर्म है और ये जो आइस क्यूब है आपको पता है कि आइस क्यूब तो अब ठंडे ही होंगे, ठीक है। तो अब इनकी वजह से क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा। हीट हमेशा किधर से किधर की ओर ट्रांसफर होती है? हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। तो ये तवे से आइस क्यूब्स की तरफ हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये स्लोली क्या होगा कि ये आइस जो है वो अब मेल्ट होना स्टार्ट होगी। तो ये आइस क्यूब्स पहले मेल्ट होना स्टार्ट होंगे और इस दौरान तवे के ऊपर यहाँ पर वाटर इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पर ये लो टेम्परेचर का वाटर जो है वो तवे का टेम्परेचर रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ऐसा होते होते क्या होगा? स्लोली ये जो आइस क्यूब है उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और हो सकता है कि अगर तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो तो ये पूरा मेल्ट हो जाएंगे, वेपराइज भी हो सकते हैं, ठीक है। सो हीट एग्जिस्ट और appears or generates or introduced in the system when there is contact between two bodies, contact contact between two different temperatured bodies, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें एक कॉफ़ी मग है जिसमें हॉट कॉफ़ी डाली गई है, उसका टेम्परेचर भी दे रखा है 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये बाहर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है।
अब मुझे बताइए कि ये ऐसा केस आपको कब देखने को मिलता है? नॉर्मली विंटर सीजन में। तो विंटर सीजन में क्या होता है कि आप गर्म कॉफ़ी पीना चाह रहे हैं और आप पीने वाले ही थे, इतनी देर में आपके क्या किसी बहुत ही फास्ट फ्रेंड का कॉल आ गया। तो कॉल आ गया तो आपने पहले कॉफ़ी छोड़ के और उसका कॉल अटेंड करना उचित समझा। ऐसा होने के दौरान क्या होगा कि 70 डिग्री सेल्सियस की जो कॉफ़ी है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होने लग गया एनवायरनमेंट को। अब ये इधर ही क्यों होगा? क्योंकि हमेशा हीट ट्रांसफ़र किधर होता है? हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। अब एनवायरनमेंट इज़ नॉट अ बॉडी, तो एनवायरनमेंट में जो एयर है, उस एयर को ये हीट अब ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है? तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको देखनी है कि जो-जो भी सरफेस कॉन्टैक्ट में अज़्यूम करते हैं टेबल है, टेबल ग्लास की बनी हुई है, तो ग्लास की टेबल को ये हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया। एनवायरनमेंट को यहाँ पर जो कुछ वेपर्स जो है कॉफ़ी की वेपर जो है वो बाहर निकल रही है, वो एनवायरनमेंट को अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस कॉफ़ी ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस will cool and will get the temperature of around 30 डिग्री सेल्सियस वेरी सून, बहुत जल्दी। तो अगर आपके मित्र का कॉल थोड़ा लंबा चल गया तो हो सकता है ये कॉफ़ी आपको फिर पीने में टेस्टी ना लगे क्योंकि इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है? तो जिस चीज़ के लिए आपको मेजरली रिक्वायरमेंट थी कॉफ़ी पीने की, वो आपकी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी। ओके, सो द एनर्जी इन ट्रांजिशन इज कॉल्ड हीट। अब ये बिकॉज आई वाज टीचिंग इन सेक्शन ए जस्ट बिफोर योर दिस मीटिंग, सो अभी भी ये डिस्कशन वहाँ पे चल रहा था कि स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज कि सर हाउ द हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिशन। सो हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिशन बिकॉज ये जनरेट ही तब होती है या फिर ये पिक्चर में ही तब आती है जब आपने किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरी स्टेट में आना स्टार्ट कर देते हैं। आपने जैसे ही सिस्टम को आप टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए हीट दे रहे हैं या निकाल रहे हैं तभी ये ऐसा होता है। अगर आपने क्या किया कि एक थर्मस फ्लास्क में 100 डिग्री सेल्सियस का पानी आपने रख दिया है, ठीक है, और उसको पैक कर दिया, इंसुलेशन है प्रॉपर, तो यहाँ पर हीट जनरेट ही नहीं होगी सिस्टम में क्योंकि इंसुलेशन है। तो जब हीट ट्रांसफर कब होगा? जब कोई दूसरी बॉडी कॉन्टेक्ट में आएगी और वो हीट लेना या देना चाहेगी, तभी हीट ट्रांसफर होगा। और ये तब तक ही पिक्चर में रहती है जब तक कि हीट ट्रांसफर हो रहा है। जैसे ही टेम्परेचर सेम हो गया या फिर आपने बॉडीज का कॉन्टेक्ट हटा दिया, तो ये जो एनर्जी इन ट्रांजिशन है ये खत्म हो जाएगी वहां पर। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। ओके, सो प्रोबेबली यू गॉट दिस फंडा। तो हीट एनर्जी कैन नॉट स्टोर्ड इन अ सिस्टम। हीट को हम स्टोर नहीं कर सकते। जो एनर्जी अभी एनवायरनमेंट को ट्रांसफर हो गई हीट की फॉर्म में, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि उसका आप यूज़ कर लें। जैसे कि आपको एनवायरनमेंट गर्म करना है, तो आपने क्या किया कि अपने रूम में एक सिगड़ी रख दी। तो जो सिगड़ी है वो उसमें बर्निंग कोल्स हैं, तो उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देंगे बिकॉज ऑफ द हीट ट्रांसफर टू दी रूम। अपोजिट करते हैं कि बहुत भयंकर गर्मी लग रही है, तो प्रीवियस एंशियंट टाइम में कूलिंग का क्या मेथड हुआ करता था कि वो कहीं दूर से जो कोल्डर एरियाज है, हिमालयाज वगैरह, वहाँ से वो आइस मंगवाया करते थे प्रॉपर इंसुलेशन के साथ में। और वो अपने, जब उनकी बहुत बड़ी खास मीटिंग हुआ करती थी, जब दूसरे राजा महाराजे आया करते थे, तो वो आइस के क्यूब्स को अपने मीटिंग हॉल में रखवा देते थे। तो क्या होता था उसकी वजह से, वो जो आइस क्यूब्स के ऊपर से जब हवा मूव करती थी, तो वो उन्हें कूलर फील होता था। ठीक है, ऐसा ही आप लोगों ने देखा होगा, तो डिफरेंट मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। अपने आसपास में ठंडी या गर्म बॉडी को रख के हम हीट ट्रांसफर को देख सकते हैं, बट दिस एनर्जी कैन नॉट बी सेव्ड और एक्चुअली कैन नॉट बी स्टोर्ड। ठीक है, सो हीट ऑफ हीट इज जूल और किलो कैलोरी। हीट फ्लोज इनटू अ सिस्टम इज पॉजिटिव एंड हीट फ्लोज आउट ऑफ दिस सिस्टम इज नेगेटिव। इसको हम बाद में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो वी नाउ टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ हीट, एंड द वेरी फेमस टाइप इज द स्पेसिफिक हीट। अभी अभी मैंने आपको बताया था जब हम इंटरनल एनर्जी पढ़ रहे थे, सीवी डेल्टा टी, तो वहाँ पे सीवी इज द इंटरनल सॉरी स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Okay, so similarly, you may also talk about the specific heat at constant pressure and all. So this is specific heat
if you want to increase the temperature of a body by just 1 degree, so the heat supplied to the system is known as the specific heat. And if this process is occurring at a constant volume, then it will be a specific constant volume. And if it is occurring at constant pressure, then it will be a, a specific heat at constant pressure. All right. So the for gases, the process is a constant. For gases, if the process is constant pressure, ये मैंने आपको बता ही दिया. For solids and liquids, however, the specific heat does not depend on the process. सॉलिड और लिक्विड के लिए प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है, वहां पर स्पेसिफिक हीट जो है वो स्पेसिफिक हीट ही होती है, अलग अलग नहीं होती है सीपी और सीवी. जबकि ये सिर्फ गैसेस के केस में आपको सीपी और सीवी अलग अलग देखने को मिलता है. इसीलिए यहाँ पर मैंने पहले गैसेस के लिए बताया और लिक्विड और सॉलिड के लिए मैंने कहा है कि ये प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है, उनकी एक अलग ही वैल्यू होती है. वी टॉक अबाउट दी. अच्छा, एक और जो मुझे बात यहाँ पे बतानी चाहिए कि जो स्पेसिफिक हीट है, ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है जब आप सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए बात कर रहे होते हैं. ये सेंसिबल हीटिंग के लिए काम में आती है. अब आप कहेंगे सर ये सेंसिबल हीटिंग क्या होती है? तो सेंसिबल हीटिंग का मतलब है कि आप सिस्टम को हीट अप कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या इसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं. और ये आपको पता चल सकता है कई बार, आप सिर्फ सेंस करके पता लगा सकते हैं. सेंसिबल मीन्स दैट कैन बी सेंस्ड. तो सेंस्ड फ्रॉम योर सेंसेस, आपकी ज्ञानेंद्रियों से आप टच करके फाइंड कर सकते हैं, आप देख के पता कर सकते हैं कि ये चीज़ तो बहुत गर्म है. ठीक है, हो सकता है वेपर्स निकल रही हो. ठंडी बॉडीज में भी कई बार वेपर्स निकलती है, कई बार आपको बहुत दूर से नज़दीक से फील हो जाता है, हवा के फ्लो के से पता चल जाता है कि ये ठंडी बॉडी है या फिर गर्म है. कई बार आप टच करके पता है ओहो द लैपटॉप इज हीटेड नाउ बिकॉज इट इज़ वर्किंग सिंस से 9 o'clock. तो आप फाइंड कर सकते हैं. कई बार जब टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है या फिर काफ़ी कम होता है, तब आप एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते कि कौन सी बॉडी ज़्यादा गर्म है और कौन सी बॉडी ज़्यादा ठंडी है. ठीक है. तो ऐसे केसेस में हमको कुछ मीटर्स का यूज़ करना पड़ता है, कुछ डिवाइसेस का यूज़ करना पड़ता है. उन डिवाइसेस को, उन इक्विपमेंट को हम बोलते हैं थर्मोमीटर या टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेस. तो थर्मोमीटर से हमने फाइंड कर लिया और पता लगा लिया कि यस इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है. सो यहाँ पर हम फाइनली हम सेंस कर पा रहे हैं, हम ये पता लगा पा रहे हैं कि कौन सी बॉडी जो है ज़्यादा गर्म है, कौन सी बॉडी ज़्यादा ठंडी है और किसका क्या हाल है. लेकिन लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ अब पिक्चर में आती है, वो है लेटेंट हीट. क्या है? लेटेंट हीट. अब ये लेटेंट हीट क्या होती है? सो नाम में ही दिख रहा है कि दिस इज लेटेंट. नाम में ही दिख रहा है कि ये लेटेंट है, ये गुप्त उष्मा है. ये आप कभी ऐसा नहीं कह सकते कि दिस इज दिस इज नॉट विजिबल एक्चुअली, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट सेंसिबल. आप सेंस भी नहीं कर सकते हैं. तो ये जो लेटेंट हीट है, इसका कैलकुलेशन आपको अब समझ में आना पड़ेगा कि ये होता क्या है, कैसे पिक्चर में आई. तो पहले हम थोड़ा समझते हैं, सॉरी पहले हम थोड़ा पढ़ते हैं जो लिखा है, उसके बाद में हम समझने की कोशिश करेंगे. लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड required to cause a phase change in unit mass of substance at a constant pressure and temperature. अब इस ये दो लाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें लिखी है. पहला तो लेटेंट हीट को हम डिफाइन कर रहे हैं, ये अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर है ये बात. तो हीट ट्रांसफर इसीलिए तो हमने बात की है हीट की. तो रिक्वायर्ड टू कॉज अ फेज चेंज, कब? ये कब काम में आती है भाई? जबकि हम फेज चेंज करना चाह रहे हैं इन अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर. अब यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि अगर आपके पास कोई नोटबुक वगैरह हो तो आप ये प्लीज़ ये नोट कर लें कि लेटेंट हीट के केस में तीन बातें बड़ी आवश्यक है. कि पहली बात तो हमेशा ये तब और सिर्फ तब पिक्चर में आएगी जब वहाँ पर फेज चेंज हो रहा हो. अब आप कहेंगे सर ये फेज चेंज का मतलब क्या है? मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, या लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है. तो तीनों कन्वर्जन, मतलब ये जो चारों कन्वर्जन है, सॉलिड, लिक्विड और वेपर, सॉलिड लिक्विड में हो रहा है या लिक्विड वेपर में हो रहा है, या वेपर लिक्विड में हो रहा है और लिक्विड सॉलिड में हो रहा है. जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा होता है, मतलब ये मेल्ट हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं मेल्टिंग. क्या बोलते हैं? मेल्टिंग, पिघलना.
तो ये जो मेल्टिंग है, इस मेल्टिंग के लिए लेटेंट हीट पिक्चर में आती है। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो होता है फ्रीजिंग, जमना। तो ये जमने वाली जो लेटेंट हीट है वो पिक्चर में आती है। लेकिन इत्तेफाक की बात ये है कि जो एनर्जी जमने में रिक्वायर्ड है या फिर निकालने के लिए रिक्वायर्ड है, जितनी एनर्जी फ्रीजिंग के दौरान हम सब्सटेंस से एनर्जी जितनी निकालेंगे, उतनी ही एनर्जी सॉलिड से लिक्विड में मेल्टिंग के दौरान हमें रिक्वायर्ड होती है। सो बोथ दीज आर सेम। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि लिक्विड से वेपर में जो कन्वर्जन हो रहा है, दैट इज नोन एज द वेपराइजेशन। ठीक है, वेपराइजेशन। तो ये जो वेपराइजेशन की जो वैल्यू है लेटेंट हीट की, वो किसके इक्वल होगी? जब हम बात करेंगे वेपर से लिक्विड में जो हो गया है कंडेंसेशन, सो दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में जो हमें एनर्जी यहाँ पर मिल रही है, उतनी ही एनर्जी हमें वेपराइजेशन में देनी पड़ेगी अगर हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो। बात समझ में आ रही है? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप ढंग से समझें। तो पहली बात तो फेस चेंज वाला मैटर तो आपका क्लियर हो गया है। अब ये जब भी होगा तो दो बड़ी बातें होगी। क्या? एक तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और एक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर क्यों कांस्टेंट रहेगा भाई? तो प्रेशर इसलिए कांस्टेंट रहेगा कि जब भी आप मेल्टिंग को या फ्रीजिंग को डिफाइन करते हैं, तो अगर मैं वाटर की बात करूं, तो वाटर के लिए सॉलिड क्या है? आइस। और वाटर के लिए लिक्विड क्या है? वाटर। और वाटर के लिए वेपर क्या है? स्टीम। तो वाटर के लिए जब हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं और हम बोलते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है, ये हमेशा नहीं होता, ध्यान रखें। ये सिर्फ 1 बार प्रेशर पे होता है। कब होता है? 1 बार प्रेशर के ऊपर होता है, हमेशा नहीं होता ये। ऐसे ही आप कहें कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, ये कब होता है? जब प्रेशर एनवायरनमेंट का 1 बार है। अगर आपने अपने सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दिया, अगर आपने अपने सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दिया, तो जो आपको वेपराइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस पे मिल रहा था, अब वो 125 पर, 200 पर, 300 पर, 400 पे मिलने लगेगा। सो इट डिपेंड्स कि आपने एनवायरनमेंट का प्रेशर कितना कर दिया है। ये वाली बात समझ में आ गई? सो दैट इज वाई कांस्टेंट प्रेशर इज रिक्वायर्ड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, टेम्परेचर क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि भाई सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो तब तक, एक्चुअली जब तक कि वो पूरा का पूरा कन्वर्जन नहीं होता है सॉलिड से लिक्विड में, तब तक ये सिस्टम सेम टेम्परेचर पर ही बना रहता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, मैं 1 बार की बात कर रहा हूँ। तो अगर बर्फ को पानी में चेंज होना है, तो पहले वो पूरी की पूरी बर्फ पहले पानी में चेंज होगी, उसके बाद में उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ना स्टार्ट होगा। जब तक कि पूरी की पूरी बर्फ पानी में चेंज नहीं हुई है, तब तक उस सिस्टम का, उस लिक्विड वाटर सिस्टम का टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा ही हम इसको और बढ़ाते हैं आगे। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड का स्टीम में कन्वर्जन हो रहा है, लिक्विड मतलब वाटर, वाटर अगर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जब तक कि पूरा पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तब तक आपको टेम्परेचर में इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ध्यान रखें इस बात का। तो आई होप ये लेटेंट हीट में जो आपको मैंने दो तीन बातें बताई है, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर और फेज चेंज, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बाय द वे दिस डिस्कशन इज नॉर्मली फॉर प्योर सब्सटेंसेस, कि प्योर सब्सटेंसेस में ऐसा होता है कि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। प्रैक्टिकल सब्सटेंसेस में ऐसा एग्जैक्टली हो ज़रूरी नहीं है, हल्का फुल्का टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। लेकिन फिर भी हम हमारी बॉडीज़ को प्योर सब्सटेंस ही मान के चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम डिस्कशन करते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको हमेशा यही लिखना है कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ही फेस चेंज होता है, और उस केस में सिर्फ और सिर्फ लेटेंट हीट ही पिक्चर में आती है। सेंसिबल हीट का वहाँ पर कोई रोल नहीं होता है। ठीक है? सो द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब melting, is the amount of heat transferred to melt unit mass of the solid into liquid or freeze unit mass of liquid into solid
ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LVAP is the quantity of heat required to vaporize unit mass of liquid into vapor or condense unit mass of vapor into liquid. अब आपने एक और टर्म पढ़ी है, सब्लिमेशन पढ़ा है आपने, ऊर्ध्वपातन। तो सब्लिमेशन क्या होता है कि अगर आप डायरेक्टली सॉलिड टू वेपर कन्वर्जन कर दें और वेपर टू सॉलिड कन्वर्ट कर दें, जैसे कि आपको कैम्फर में मिलता है कपूर जो होता है, तो कपूर में आप क्या देखते हैं कि सॉलिड से वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, खुशबूदार आपको आप अपने गर्म कपड़ों वगैरह में भी रख देते हैं कई बार उसे, ताकि कोई कीड़े वगैरह ना लगे अपने कपड़ों को। ठीक है, सो दिस हैपन्स ड्यू टू सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में लेटेंट हीट क्या हो गई कि वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर टू कन्वर्ट यूनिट मास सॉलिड इनटू वेपर और वाइस वर्सा।